मित्रों, महाकवि सुशील राय के समग्र कहानी संग्रह की मैं कहानियों का वाचन कर रहा हूँ। ये मेरी अपने पूरे जीवन भर की लिखी हुई कहानियाँ हैं और ज़्यादातर उन कहानियों को मैंने इसमें लेने की कोशिश की है जो मेरे ऊपर बीती हैं और जो मैंने उसको देखा है। अब देखिए, मैं अगली कहानी पढ़ रहा हूँ, तिवारी दद्दा। रात के 9:30 बजे थे। बड़े बड़े मेहराबदार दरवाजे की हवेली के सामने मैदान में प्रीतिभोज में आने वालों के बैठने के लिए चारपाई पूरी तरह पसरी थी। उस पर तिवारी दद्दा पड़े पड़े अपनी राम गाथा पहाड़ी को सुना रहे थे। पहाड़ी उनके पैरों के पास बैठे मुकारी भरते हुए चकर मकर में व्यस्त थी। उनके पास पहुंचने से पहले ही मैंने तिवारी दद्दा की आवाज़ पहचान ली। बातचीत का उनका एक खास अंदाज था। वो बड़े ही सहज भाव और बेलोस टोन में सदा सपाट बयानी करते थे, चाहे वह इस कस्बे के तिराहे पर भीड़ भाड़ वाली सुरेश पान वाले की दुकान हो अथवा पेट्रोल पंप। दद्दा हर जगह अपना एक अलग स्थान बना लेते थे। उनमें एक विशेष बात ये थी कि वो व्यवहार कुशल और मजाक में तीखे और तल्ख होते हुए भी वेगवती वर्षा की तरह सबको धाराशाही कर देते थे। मुझे आते देखकर वो बोले, आओ राकेश भाई, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने पड़े पड़े ही चारपाई के किनारे अपने भारी भरकम शरीर को खिसकाया। मैं उसी चारपाई पर बैठ गया। शास्त्री जी मेरे साथ थे। पहाड़ी के पैताने खिसकने के कारण शास्त्री जी को मेरे बगल में बैठने की जगह मिल गई। इस तरह उस चारपाई पर 4 लोग काबिज हो गए। चांदनी पूरी तरह खिली हुई थी। हवेली के सामने लगे बड़े बड़े वृक्ष चांदनी में स्नान कर रहे थे। उत्तरी किनारे से आती हुई हवा के झोंके जलती हुई गैस की लौ को उससे टकराते तो उसकी लौ हाँफने लगती थी। जहाँ पर हम सब बैठे थे, ठीक उसके सामने उनके घर का दरवाज़ा खुलता था जो आंगन की ओर जाता था। लालटेन की धीमी रोशनी के कारण आगंतुकों के चेहरे समझ नहीं आ रहे थे। उनकी आवाज़ें जरूर सुनाई पड़ रही थी। कुछ लोगों ने तो आधे ही शरीर दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कौन अंदर है। शायद प्रीतिभोज की व्यवस्था आंगन में चल रही थी। दरवाजे के पश्चिम की ओर बरामदे में मोमबत्ती की रोशनी अपनी छटा बिखेरने में सक्षम थी। वहीं विमल भाई किसी से बातें कर रहे थे। विमल भाई गोयनका भाई के छोटे भाई हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य मालूम है कि जब भी मैं कॉलेज आते जाते उनके सामने से गुजरता था, वह बड़े अदब से मुझे नमस्कार करते और उनकी स्निग्ध मुस्कान उनके चेहरे पर चूम जाती थी। हम लोगों के चारपाई पर बैठते ही आंगन से गोयनका भाई की आवाज़ आई कि कौन आया है। शास्त्री जी के साथ राकेश भाई हैं, तिवारी दद्दा ने उत्तर दिया। मोहल्ले के गोयनका भाई के यहाँ पहली बार दावत खाने के लिए मैं आया था। उन्होंने प्रीतिभोज अपने बच्चे के मुंडन संस्कार पर रखा था। मुझे दावत में बड़ी हिचकिचाहट महसूस हुआ करती थी, खासकर उस स्थान पर जहाँ पर सभी चेहरे अनजान हों। वैसे तो यहाँ कुछ लोग परिचित थे, फिर भी ऐसा अनुभव हो रहा था कि मुझे यहाँ जबरन बुलाया गया है। मेरा आना तिवारी दद्दा को छोड़कर किसी को अच्छा नहीं लगा। मेरे मौन को तोड़ते हुए तिवारी दद्दा ने मुझसे पूछा, क्या परीक्षा तिथि बढ़ गई है? हाँ, 17 हो गई है, मैंने उत्तर दिया। सब कुछ बेतरतीब हो गया। छात्रों के भविष्य की चिंता किसी को नहीं है। तिवारी दद्दा ने कहा, क्या होगा, अब तो 0 सेशन हो जाना चाहिए। जेपी की बात पूरी हो रही है। वह तो कहते हैं कि 3 वर्ष के लिए सभी विश्वविद्यालय बंद कर दिए जाएं। हाँ ठीक है, उन्हीं की बातों का परिणाम है कि सभी छात्र छात्राएँ तितर बितर हो गए हैं। पहाड़ी और शास्त्री जी इन सब बातों में कोई रुचि नहीं ले रहे थे, इसलिए बात ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। वे दोनों शायद बोर न हो, इसलिए तिवारी दद्दा ने अपने गांव की बात छेड़ दी। शास्त्री जी ज़्यादा रुचि लेने लगे और पहाड़ी इसमें भी सुस्त रहे। चकबंदी हो रही है, तिवारी दद्दा बोले। अच्छा होगा, अपने चक एक साथ करवा लीजिए, शास्त्री जी बोले। भैया देख रहे हैं, तिवारी दद्दा जवाब देते हुए उठ बैठे। आप देखो, नहीं तो बाद में अदालत दौड़ते बीतेगा, शास्त्री जी ने उन्हें शिक्षा दी। भैया ही देखेंगे, हमारा देखना बड़ा मुश्किल है। तिवारी दद्दा के इस उत्तर से वो निराश हुए, किंतु तत्काल बोले, बाद में
खटकेगा, इसलिए अभी से आप देखिए। तिवारी दद्दा ने फिर भी उनकी बात पर कोई रुचि नहीं दिखाई। शास्त्री जी की चेतनता बड़ी तीव्र हो गई थी। पहले उनका चेहरा सुस्त था और मरे मरे से चारपाई पर बैठे थे। तिवारी दद्दा को उपदेश देने के पश्चात उनका चेहरा चांदनी रात में चमकने लगा। एक सफ़ेद पोश वकील साहब सामने पड़ गए, या यूं कहें कि वह भी गोयनका भाई के यहाँ दावत में आए थे। उनके आते ही तिवारी दद्दा ने अपना पैतरा बदल दिया। वकील साहब चूंकि उन दोनों महानुभावों को की बदकही सुन चुके थे, इसलिए अदालत का बखान करने लगे। मुझे यह सब अन्यास बहुत बुरा लग रहा था कि न चाहते हुए भी उन लोगों की बातों में पूरी तन्मयता के साथ तालमेल बैठाते हुए कुछ न कुछ बोलना पड़ जाता। तिवारी दद्दा बहुत खुश होते तो मेरे घुटनों पर जोर से अपने हाथ की हामी भरवा ही लेते। इन सब की बदकही सुनते हुए बार बार मेरी आंखें उस दरवाजे की ओर चली जाती जहां से कुछ लोगों का शोर सुनाई दे रहा था। कभी कभी गोयनका भाई की आवाज़ से लगता था कि वह भोजन परोसने वाले लोगों को कोई निर्देश दे रहे हैं और खाने वाले बड़ी तेज़ी से स्वाद चख रहे हैं। मैं सोचने लगा कि अगर थोड़ी देर पहले आ जाता तो अवश्य ही पहली पंगत में बैठ जाता और जल्दी ही निपट जाता। तब शायद तिवारी दद्दा की वाह बातें सुनने को न मिलती और न ही वकील साहब का हलफनामा। अचानक तिवारी दद्दा ने मेरा ध्यान तोड़ा। मैं समझ नहीं सका कि इस तरह की अप्रत्याशित बात करेंगे। इधर आपकी कविताएं कहीं छप नहीं रही हैं। मैं इस तरह का प्रश्न सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए संकोच तथा भ्रम भी हुआ। मैं विस्मय से शास्त्री जी, पहाड़ी तथा वकील साहब की आंखों में झांकने लगा। हालांकि सभी की स्थिर आंखें मेरी तरफ एकटक देख रही थीं। मैं चांदनी की चमक में महसूस करने लगा कि मुझे तत्काल उत्तर देना चाहिए। छप तो रही है पर छोटी पत्रिकाओं में। मैंने कहा, छोटी पत्रिकाओं में? तिवारी दद्दा बड़ी जोर से चौंके। मैं नहीं समझ सका कि ऐसा क्यों हुआ। बाद में इनकी बातों से स्पष्ट हुआ कि छोटी पत्रिकाओं का अर्थ नहीं समझ पाए। कस्बे के लोगों का दायरा बहुत सीमित होता है। वो केवल लोकल पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ कर रुचि लेते हैं। उनके पास फालतू बातों के लिए बहुत समय है। मसलन एक दूसरे की टांग खींचने में माहिर होने के साथ साथ व्यंग बाण भी हर समय तर्कस में छोड़ते चलते हैं। उनको इससे कोई सरोकार नहीं कि भारतीय हिंदी साहित्य में क्या हो रहा है, कस्बे में कौन कौन क्या क्या लिख रहा है। हाँ, इतना अवश्य है कि चलते फिरते अखबार की तरह आपको बताएंगे कि फलनमा की लड़की किसके साथ भाग गई, कौन कितना नंबर 2 का पैसा कमाता है, फलनमा किस पार्टी में फ़ायदा उठा रहा है, किसका लड़का आवारा हो गया है, आदि आदि। काफ़ी देर तक हम सब के बीच सन्नाटा पसरा रहा। सन्नाटे को तोड़ते हुए तिवारी दद्दा वकील साहब को मेरा परिचय देने लगे। मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले, आप डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर साहब हैं। आप अच्छे हिंदी के विद्वान तथा कवि हैं। धर्मी में आपकी कई कविताएं छप चुकी हैं। फिर मेरी तरफ मुखातिब होकर बोले, मास्टर साहब, बच्चे समुद्र हैं का कविता बेहद अच्छी लगी। वकील साहब बड़े अनमने ढंग से मेरी तरफ देख रहे थे। मैं समझ गया कि मेरा चेहरा उन्हें इतना स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा होगा जितने स्पष्ट रूप से मैं उन्हें देख रहा हूँ। वह तिवारी दद्दा की बातों से प्रभावित नहीं लग रहे थे और न ही मुझसे मिलकर उन्हें कोई खुशी हुई, क्योंकि उनके चेहरे की भावभंगिमा बड़ी ही उपेक्षा भरी थी। मुझे लगा कि तिवारी दद्दा की बात बिल्कुल निरर्थक साबित हुई। शास्त्री जी तथा पहाड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पूरे कस्बे में मेरा यही परिचय दिया जाता है। एक बार मुझे तिवारी दद्दा के साथ साहित्यिक गोष्ठी में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस गोष्ठी के बारे में कुछ पूछिए नहीं, वो मुझे जबरन वहाँ ले गए। मुझे वहाँ जाने के लिए विवश इसलिए भी होना पड़ा कि वो गोष्ठी कवि गुरु पंडित सुमित्रा नंदन पंत की जयंती पर आयोजित की गई थी। गोष्ठी चलती रही। एक स्थानीय कवि कविता पाठ के लिए उठे और भूमिका में बोले, मैं पंत की पुस्तक चांद का मुँह टेढ़ा है पर 4 पंक्तियाँ सुनाकर एक गीत प्रस्तुत करूँगा। और उन्होंने 4 पंक्तियाँ पढ़ी। उन पंक्तियों में क्या कहा मैं सुन नहीं सका, क्योंकि मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि वह कवि श्री भूमिका में क्या बक रहे हैं। मैं थोड़ा भ्रमित हुआ और दृढ़ निश्चय के साथ चुप रहा, किंतु तिवारी दद्दा के पूछने पर मैंने अपनी बात कही। वो उछल पड़े और कवि श्री को बीच में ही टोकते हुए बोल पड़े, मुकुंद जी, ये कविता पुस्तक मुक्तिबोध की है। मुकुंद जी का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि यह अप्रत्याशित बात एक श्रोता के मुख से सुनकर उन्हें अपना अपमान सा लगा। वो कब बर्दाश्त करते, तपाक से बोले, आपको क्या मालूम, पंत जी ने अभी अभी नई पुस्तक लिखी है।
गोष्ठी में उपस्थित लोग तिवारी दद्दा की बात को गलत समझकर हंस पड़े। मुझे सरेआम दद्दा का यह अपमान अच्छा नहीं लगा। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में मुकुंद जी को समझाया कि पंत जी की नई पुस्तक संक्रांति है। उनकी इस नाम से मिलती जुलती पुस्तक का नाम कला और बूढ़ा चांद है। कवि श्री अपमानित होकर अपना अधूरा गीत छोड़कर बैठ गए। काफ़ी श्रोताओं ने जब कहा तो कई कवियों के बाद वही गीत उन्होंने फिर पूरा किया। गोष्ठी समाप्त होने के बाद तिवारी दद्दा धीमे धीमे भारी कदमों से कविश्री के पास पहुंचे और अपनी बात कहने लगे। आप जब किसी कवि की पुस्तक के बारे में नहीं जानते तो श्रोताओं को भटकाइए नहीं कि आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं। इसके बाद काफ़ी समय तक तू मैं होती रही। कविश्री महोदय इतना तो समझ गए कि मैंने ही तिवारी दद्दा को बताया है। उसका परिणाम यह हुआ कि काफ़ी समय तक वो मुझसे नाराज़ रहे और जब कभी मुझसे मिल जाते तो मुझ पर एक व्यंग बाण अवश्य छोड़ देते। मैं उस समय इस कस्बे के बहुत कम लोगों की से बातें करता था, क्योंकि जब भी कोई विचार मन में कौनता तो तिवारी दद्दा के उपदेश अवश्य याद आ जाते। एक बार बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे कहा, देखो मास्टर साहब, ये इलाहाबाद नहीं है, यहाँ पर आप कोई गलती करेंगे माफ़ नहीं किया जाएगा। ना मैं कोई गलती करूँगा तो मुझे माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और आप बाहरी हैं। मुझे उनकी बात 16 आने सही तथा स्पष्ट लगी। हालांकि ये बात आज भी मुझे यहाँ 36 वर्ष रहने के उपरांत त्रिशूल की तरह चुभती है, किंतु सत्य बहुत कड़वा होता है। मैंने तिवारी दद्दा का उपदेशात्मक वाक्य अपने दिलो दिमाग के अंदर संभाल कर रख लिया है। तब से यह वाक्य मुझे इस कस्बे में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि यहाँ पर मैं परदेशी हूँ, मेरा इस कस्बे में कोई अधिकार नहीं है। तिवारी दद्दा का नाम पंडित राम किशन तिवारी है। सम्मान से पूरा कस्बा उन्हें तिवारी दद्दा ही कहता है। वह कस्बे के संपन्न परिवार के तरफ से थोड़ा निश्चिंत हो गया हूँ। डॉक्टर साहब से मिलने क्रॉसिंग में हेडमास्टर साहब ठाकुर साहब आ गए। काफ़ी बातचीत हुई। मुखिया के साथ बड़े दबंग भी हैं। कस्बे के स्कूल में हेडमास्टर हैं। बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करते हुए वो सेवा मुक्त हुए हैं। उनका परिवार काफ़ी बड़ा है। केवल तिवारी दद्दा के ही 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं। उनके अगर कोई पूछ लेता कि दद्दा आपके लड़के क्या करते हैं, दद्दा बड़ी तिरछी नज़र से ताकते और मुस्कुराते हुए बड़ी तीखी से तलखी से कहते, खेलत खात हैं, तुम्हें काहे की चिंता है। दाल भात में मूसर चंद बनना चाहत हो का। उनमें विशेष रूप से गुण ये भी था कि वह संगीत में निपुणता के साथ साथ बड़े ही व्यवहारिक और मस्करेबाज भी हैं। उनके स्वभाव में बेहद खुलापन झलकता है। जब मैं पहली बार उनके घर गया तो उनके बड़े से कमरे में तबला, हारमोनियम, सितार विराजमान थे। इन सारे संगीत के वाद्यों को दिखाते हुए तिवारी दद्दा ने मुझसे कहा, मुझे संगीत से बड़ा लगाव है, प्रतिदिन 5 घंटे अभ्यास करता हूँ। सच कहें राकेश भाई, यदि मैं इन वाद्य यंत्रों को बजाने में किसी दिन कोताही करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने कोई काम नहीं किया, बल्कि ये कहूँ कि इसके बिना हमें बदहजमी भी सी हो जाती है। मैं पूरी रात संगीत को ही समर्पित करता हूँ। उनके संगी साथियों और मित्रों में रघुनाथ जी बहुत खास थे। वह भी संगीत में पारंगत थे। अक्सर शाम के वक्त दोनों की महफिलें खूब जमती थीं। रघुनाथ जी कुर्ता पजामा में सज धज कर पान मुंह में दबाए अपने घर से तिवारी दद्दा के घर जब तांगे पर जाते थे तो फिर सड़क पर देखने पे ही बनता था। तांगा जैसे जैसे सड़क पार करता रघुनाथ जी प्रफुल्लता खुशी से झील हो जाती। पान की ललाई का क्या कहना, उनके समूचे भाव भंगिमा पर छा जाती। ऐसा लगता कि वह कोई बहुत बड़ा किला फतह करने जा रहे हैं। सौभाग्य से वह दोनों मेरे खास परिचितों में थे। जब भी रघुनाथ जी मुझे मिलते तो कहते, हो जाए कुछ, ये कहते हुए अपने घर पकड़ ले जाते। मैं चुपचाप एकाग्र होकर उनके संगीत को सुनता और वह बजाते बजाते संगीत की अनंत धुन में लीन हो जाते। उन्हें यह भी होश नहीं रहता कि मुझे यहाँ से अपने घर काफ़ी दूर जाना है। संकोची प्रवृत्ति का होने के कारण मैं उनकी इस क्रिया का कभी विरोध नहीं कर पाया, बल्कि कभी कहीं पर मुझसे ढीलापन आता तो मुझे बेहद अफसोस होता। मैं जानता था कि रघुनाथ भाई के भोले भाले गोरे चेहरे पर एक खींच जाग उठेगी। वह खींच कैसी होगी? वो बातों बातों में अक्सर यह कहते, यहाँ के लोग क्लासिकल संगीत को नहीं समझते, लोगों में चेतना है ही नहीं, बस
तवाइफों का नाच, नौटंकी, सिनेमा देखने में लोगों की विशेष रुचि है। आप जैसे ही लोग सुनने में रुचि रखते हैं, नहीं तो मैं अकेले ही आनंद उठाता हूँ। रघुनाथ जी की यह पीड़ा अक्षरता सत्य थी। इस कस्बे में नौटंकी का बहुत महत्व था। चाहे कोई त्यौहार हो, देवी देवताओं के मंदिरों में मेला, नौटंकी अवश्य होती थी। 16 वर्ष से ऊपर के युवक हाथ में रसीदी कट्टा लिए घूमते हुए चंदा बटोरते अक्सर मिल जाते, जैसे ये यहाँ का रीति रिवाज हो। तिवारी दद्दा भी इससे अछूते नहीं थे। वह मोहल्ले के प्रसिद्ध मंदिर के लिए चंदा अवश्य लेते थे। एक बार पेट्रोल पंप के सामने से मैं अपने विद्यालय के साथियों के साथ गुजर रहा था। तिवारी दद्दा ने वहीं पर हम सबको चंदा देने के लिए घेर लिया। हमारे सभी साथियों ने चंदद्दा की बात का सम्मान करते हुए चंदा तो दे दिया, किंतु बाद में सबने हमें ही दोषी बनाया और कहा कि इन्हीं की वजह से फालतू कार्यों के लिए चंदा देना पड़ा। प्रारंभ में जब मैं इस मोहल्ले में किराएदार होकर आया, तब मेरा किसी से परिचय नहीं था। पूरा मोहल्ला मुझे एक अजीब सी मनस्थिति से गुजरता हुआ लगता था। अचानक एक दिन मेरा दद्दा से परिचय हो गया। उस दिन उन्होंने मुझे पान खिलाया और काफ़ी देर बतियाते रहे। इतना तो मुझे याद नहीं कि वो दद्दा ने किस विचारधारा की बात की, पर मेरे मन में यह धारणा जरूर बन गई कि दद्दा बहुत सामाजिक, नेकदिल और खुले विचारों के इंसान हैं। अक्सर आते जाते चौराहे पर होम्योपैथिक की एक दुकान में या किसी के मुंडन ब्याह पर दद्दा अवश्य मिल जाते थे। वो मुझे देखते ही कहते थे, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। इस मोहल्ले के कई लोगों ने उनके बारे में मुझसे बहुत कुछ कहा था। उसमें यह भी कहा था कि वो बड़े तिकड़मबाज हैं, उनसे बच के रहिएगा। मैं हंसकर टाल देता, क्योंकि 4-5 सालों से यहाँ रहते रहते इस तरह की आलोचना प्रत्यालोचना का मैं आदी हो गया था। एक दिन चौराहे पर तिवारी दद्दा की अजीबोगरीब हरकत मुझे देखने को मिली। वो ये थी कि वो उस समय अजीब हरकतों द्वारा परिचितों के पास जाकर नाक के सामने मुंह से हवा फेंकते हुए कहते थे, देखो मैंने शराब पी है क्या, किंतु बदबू नहीं है, और न ही मैं लोगों की तरह गालियां बकता हूँ। ठेठ विदेशी वाइन पी है, जो बड़े बड़ों को नसीब नहीं होती। मैं भी पहली बार इनके इस नए गुण से परिचित हुआ था, क्योंकि दद्दा ने मेरे पास ही भी आकर वही क्रिया की जैसे सबसे कर रहे थे। मुझमें पाश्चात्य सामाजिक अहमवादी मौलिकता की भौतिकवादी महत्वाकांक्षा पहली बार दद्दा के प्रति पनपी। उनकी सारी कफलियाँ इस भौतिकवादी दृश्य की खूब तारीफ करती थी। मैं तत्काल ही अहमवादिता से बचने के लिए अपने कमरे पर चला गया। एक दिन सुबह चौराहे पर वह फिर मिल गए और मुझे बुलाकर शादी की बधाई देने लगे। मैं भी हंसते हुए स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मेरी दावत बाकी है। मैंने भी उनसे आग्रह किया कि जब कहें तब दावत खिला दूं। उन्होंने तत्काल कहा कि आपने दावत का अर्थ नहीं समझा। मैं भौचक्का रह गया और अपने अधूरे ज्ञान पर क्षोभ भी करने लगा। दद्दा ने बतलाया कि मेरे शब्दकोश में दावत का अर्थ शराब है। मैं उनके इस नए अर्थ की अभिव्यंजना समझ भी नहीं पाया था। कुछ दिन के बाद दद्दा जब भी मिलते मुझे दावत की बात अवश्य याद दिला देते। इतना अवश्य रहा कि इस बात के बाद वो मुझसे कुछ दूर दूर होने लगे और उनकी दावत मैं नहीं कर पाया। इसी बीच भोज की पहली पंगत उठ चुकी थी और लोग धीरे धीरे सामने के दरवाजे से निकल गए। मैं आश्वस्त हो गया था कि अब शीघ्र ही गोयनका भाई हम लोगों को भी बुलाएंगे और यहाँ के वातावरण से मुक्ति मिल जाएगी। वर्मा जी अपने ऊंचे पैंट को संभालते हुए बाहर निकले और मुझसे बोले, बड़ी देर कर दी आपने। मैंने देर से आने की सफाई दी। उसके बाद वह चपरासी के पास खड़े खड़े सभी लोगों के बातचीत के उपरांत चले गए। माहौल काफ़ी शांत हो गया था। सभी के मन में बुलाए जाने की उत्सुकता तेज हो गई थी। दरवाजे के अंदर पेट्रोमैक्स कुछ धीमा पड़ गया था। उसको ठीक करने के लिए कुछ लोग लगे थे। रोशनी आते ही गोयनका भाई हम सब के पास आए और हाथ जोड़कर खाने पर चलने के लिए कहने लगे। सभी उतावले बैठे थे। चारपाई से धड़ाधड़ उठने लगे और एक एक कर सामने वाले दरवाजे में प्रवेश कर गए। मैं सबसे अंत में पहुंचा। तिवारी दद्दा के आवाज़ देते ही मैंने कहा, अभी आता हूं। ये कहकर जूता उतारने के बाद मैं उनके बगल में जाकर बैठ गया। तिवारी दद्दा के एक तरफ मैं और दूसरी तरफ राजू और शास्त्री जी, और सामने वाली पंक्ति में विमल की सारी मंडली बेअसीन हो गई थी। पत्तलें लग गई थी। दद्दा बड़े उत्सुक थे और अपने अन्य साथियों से मजाक में कुछ न कुछ कह रहे थे। शुक्र है कि वो मुझसे इतनी फूहड़ मजाक नहीं करते थे, बल्कि बहुत फूहड़ मजाक पर कह देते थे, आप माइंड न कीजिएगा। उनके इस वाक्य पर मुझे बेमतलब औपचारिकता का भाव लगता था, जबकि आजकल लोगों का आपस में फूहड़ बात करना ही मनोरंजन व आत्मीयता का साधन है।
दद्दा जरा पेन दीजिए, बस 1 मिनट। राजू ने दद्दा से कहा। मेरा पेन ट्रांसफरेबल नहीं है। इस बात पर सब लोग ठहाका मारकर हंस दिए। दद्दा ने पेन नहीं दिया, बल्कि वो चुपचाप पत्तल दृष्टि पर गड़ाए एक फिल्मी धुन गुनगुनाने लगे। राजू को कुछ याद आ गया था, इसलिए वह लिख कर रखना चाहता था। उसने फिर दद्दा से पेन मांगा। क्या आपके पेन का मासिक धर्म बंद हो गया है? यह कहकर दद्दा ने जेब से पेन निकाल कर दे दिया। राजू के चेहरे को देखकर वो भांपा जा सकता था कि तिवारी दद्दा की ये नाराजगी, मगजमारी उसे कतई अच्छी नहीं लगी। उस समय सभी कुछ न कुछ कहते और ठहाके मार रहे थे। पूड़ियाँ परोसी जा रही थी, सब्जी चटनी कब परोस गई, ये सब तब आभास हुआ जब दद्दा ने खाने के लिए मुझे टोका। गोयनका भाई पहली पंगत की तरह इस पंगत में परोसने वाले लोगों को भी निर्देश दे रहे थे। उनके बगल में रखे ट्रांजिस्टर से अंग्रेजी में समाचार प्रसारित हो रहे थे। आज का सामाजिक व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। आदमी को बहुत कुछ चाहिए। उसके जीवित रहने के लिए एक दूसरे का शोषण पोषण करना आवश्यक है। तिवारी दद्दा खाते खाते बड़े धीमे स्वर में मुझसे कहते जा रहे थे और मैं सुना कर रहा था, क्योंकि मेरा ध्यान इस समय भोजन पर था। समाज को सही रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने त्याग और तपस्या द्वारा खून पसीने से सींचता रहे। अगर सामाजिक व्यवस्था को चलाने वाले अधिकारी गड़बड़ी करें तो तत्काल हटाकर दूसरे को दे देना चाहिए। क्यों राकेश भाई? दद्दा ने प्रश्न किया। खाना खाते खाते मैं चौंक गया, जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। वैसे मैं उत्तर देने के मूड में नहीं था, फिर भी प्रश्न के उत्तर में मैं संपूर्ण क्रांति कहकर चुप हो गया। आम आदमी का संपूर्ण क्रांति, अंत्योदय नारा वह व्यक्ति का साथ नहीं देते, बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क को विकृत करने की चेष्टा करते हैं। मैं राजू की ओर ताकने लगा। उसके मुखौटे की तिलमिलाहट बड़ी उदात्त लगी। वैसे तो मैं राजू से परिचित था। वो बड़ा ही शिष्ट और सभ्य लड़का था, किंतु इस समय वह अपना अपमान महसूस होने के कारण दद्दा की बातों को लेकर तर्क वितर्क करने लगा। उसका तर्क बुद्धिमत्तापूर्ण था, जिसके कारण मेरे अंदर के प्रसन्नता के भाव ओठों पर आ गए। साहित्यकार इनके खिलाफ है। इस तरह के वस्तुनिष्ठ षड्यंत्र को नष्ट कर मानव की कार्मिक व्यवस्था को पुनः व्याख्यायित करता है। वह व्यक्ति का निर्माण करता है, मशीन का नहीं। मैंने उत्तर दिया। दद्दा चुपचाप खाने का स्वाद लेने में लीन थे। आपने ठीक कहा, किंतु उसके लिए आवश्यक है कि वस्तुनिष्ठ यंत्र के परिवर्तन वाली व्यवस्था में साहित्य और सांस्कृतिक कला का पूर्ण समावेश हो। राजू ने कहा। लेखक को तो समूहवादी निष्कर्ष में नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा अपना विचार है। तिवारी दद्दा बोले। क्यों? उसका कारण तो स्पष्ट करें। उस युवक के प्रश्न से वह चौंक गए। एक बार भोजन करते हुए सबकी ओर देखा और फिर समझाते हुए बोले। क्यों? क्या समूह अंधा होता है? उसका निर्णय विश्वास योग्य नहीं होता? अब तो देश प्रगति के कगार पर पार कर रहा है। मनुष्यता को मशीन में फिट कर लिया है और सब कुछ सीढ़ी में डालिए और आनंद लीजिए। देखो दद्दा, आप बुरा मत मान जाओगे। एक बात कहूँ? राजू की बात पर सभी की दृष्टि एकाग्र हो गई। सब यह नहीं समझ पाए कि लोगों का मन खाने में लग रहा है या विद्वता प्रकट करने में। दद्दा फिर चुप हो गए। हर आदमी राजनीति से जुड़ना चाहता है, इसीलिए वो हर तरह के हथकंडे अपनाने लगा है। इस हथकंडे के कारण समाज भ्रष्ट है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता और समझता है कि हर कार्य के पीछे आदमी बिल्कुल नंग धड़ंग है। न माने तो आप अपने ही दिल को टटोल कर देखिए। तिवारी दद्दा का भोजन बंद कर राजू की ओर देखने लगे। मैं खाना खा चुका था और सभी लोग सुस्ती में खा रहे थे। गोयनका दद्दा का रुख समझकर राजू से खाना खाने के लिए कहते हुए बाहर चले गए। हंसी मजाक का वातावरण इतना गंभीर हो जाएगा, इसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। लेकिन सभी खाना खा चुके थे। मैंने दद्दा को चुप रहने का संकेत किया तो ठठरी शांत झील से हो गए, किंतु वहाँ की बातों से राजू के अंदर की दावाग्नि तेज हो रही थी। मैं सबसे पहले उठा, पर पान की ट्रे तक न पहुँच पाने के कारण एक किनारे खड़ा हो गया और सभी की हरकतों पर ध्यान देने लगा। गोयनका भाई तीसरी पंगत के खाने की व्यवस्था करने लगे। मुझे पान न खाते देख राजू एक जोड़ा पान लेकर आया, किंतु मैंने न जाने क्यों लेने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं कि मैं पान नहीं खाता, बल्कि इस कस्बे में जब से आया हूँ पान थोड़ा बहुत खाने लगा हूँ। सभी जा चुके थे। तिवारी दद्दा वहीं कहीं किसी कमरे में सरक गए। मैंने सोचा कि गोयनका भाई से दावत देने के लिए आभार व्यक्त कर दूँ।
ऐसा करने के लिए मैं सोच ही रहा था कि शास्त्री जी ने मेरे अंदर की बात को भांप लिया और कहा, चलिए यहाँ कोई पूछेगा नहीं, खाना खा लिया, अब घर जाइए, यहाँ ऐसा ही व्यवहार है। मैंने आँख इधर उधर नचाई, जूते पहन लिए। शास्त्री जी आगे आगे और मैं पीछे पीछे था। जब मैंने दरवाज़ा पार किया तब गोयनका भाई और तिवारी दद्दा आगे से निकलते हुए मुझे देखकर अनदेखी कर गए। मैं कटा हुआ शास्त्री जी के पीछे तेजी से चांदनी में डूब गया।